प्यारे बच्चों, आज पुनः भूगोल विषय के अंतर्गत द्वितीयक व्यवसाय सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से सुने, समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं भूगोल में समझने की ज्यादा अहमियत है। जितने ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उतने ही जल्दी, उतने ही शीघ्र आप इस विषय वस्तु के बारे में समझेंगे ही नहीं, बल्कि जो है इसके प्रति जिज्ञासा और जिज्ञासा के साथ साथ आप सेल्फ स्टडी में भी इंटरेस्ट ले सकेंगे, जैसा कि मेरा मानना है। तो इससे पहले की पाठ यूनिट में हमने प्राइमरी ऑक्यूपेशन के बारे में जानकारी प्राप्त की और ये सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है जिसको हम द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं। मानव पर्यावरण से, प्राकृतिक पर्यावरण से के साथ सामंजस्य स्थापित करके अनेक आर्थिक क्रियाएं करता है। मानव जो है वह प्राकृतिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करके अपने जीविकोपार्जन हेतु अनेक जो है आर्थिक क्रियाएं करता है। इन आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप मानव ने अनेक व्यवसाय को जन्म दिया, यानी मानव अनेक व्यवसाय को अपनाया, जिनमें सबसे पहला व्यवसाय जो है वह है प्राथमिक व्यवसाय। फिर उसके बाद मानव की बौद्धिक क्षमता के साथ साथ उसी प्राथमिक व्यवसाय से उत्पादित पदार्थ को परिष्कृत कर उसे गुणवान या उसके रूप में परिवर्तित कर उसको और अधिक उपयोगी बनाने का कार्य किया, यो द्वितीयक व्यवसाय। ठीक उसी प्रकार से द्वितीयक व्यवसाय के साथ साथ मानव का तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय और अब पंचम व्यवसाय भी है। तो इस तरह से मानव का जो मानव शुरू में प्रारंभ में एक ही व्यवसाय में संलग्न रहते थे, अब वह मानव जो उस व्यवसाय से बहुत आगे बढ़ चुका है। यानी जीविकोपार्जन के लिए मानव के बहुत से व्यवसाय के स्रोत खुल चुके हैं। तो आज हम उसी कड़ी में जो है प्राथमिक व्यवसाय के बाद द्वितीयक व्यवसाय के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। अब है द्वितीयक व्यवसाय है क्या? द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत पैकिंग, परिष्करण, प्रसंस्करण जो जिसको कहते हैं, पैकिंग हुआ, प्रसंस्करण हुआ, शोधन तथा विनिर्माण जो उद्योग हैं, ये द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से आते हैं द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत? कौन कौन से आते हैं? सबसे पहला है पैकिंग है। पैकिंग के बाद पैकिंग, पैकिंग हुआ, प्रसंस्करण, प्रसंस्करण हो गया, पैकिंग हो गया, प्रसंस्करण हो गया। इसके बाद शोधन तथा विनिर्माण। शोधन व विनिर्माण
उद्योग, ये सभी जो है वह क्या है, पैकिंग, प्रसंस्करण या परिष्करण भी कर सकते हैं, शोधन व विनिर्माण उद्योग, ये सभी द्योतिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। कौन से व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं बेटे? ये सभी द्योतिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। पैकिंग है, प्रसंस्करण है, शोधन है और साथ ही विनिर्माण उद्योग जो है वह सभी कौन से द्योतिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। अब है उद्योग, विनिर्माण उद्योग। उद्योग क्या है? सबसे पहली बात है उद्योग क्या है? उद्योग का शाब्दिक अर्थ है, उद्योग का शाब्दिक उद्योग इंडस्ट्री। इंडस्ट्री उद्योग का शाब्दिक अर्थ है, क्या होता है? उद्योग का शाब्दिक अर्थ है किसी भी व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध कार्य करने से होता है। उद्योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? उद्योग का शाब्दिक अर्थ किसी भी उद्योग का शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी व्यवस्थित अथवा क्रमबद्ध कार्य करने से, किसी भी व्यवस्थित अथवा क्रमबद्ध कार्य। उद्योग का शाब्दिक अर्थ है किसी भी व्यवस्थित अथवा क्रमबद्ध कार्य से, व्यवस्थित अथवा क्रमबद्ध कार्य करने से है। तो इंडस्ट्री का, उद्योग का शाब्दिक अर्थ है किसी भी व्यवस्थित अथवा क्रमबद्ध कार्य करने से, उसको हम उद्योग कहते हैं। अब इसको भी नोट कर ले सभी। अब है विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग क्या है? विनिर्माण सवाल है, विनिर्माण उद्योग क्या है? विनिर्माण उद्योग, तो विनिर्माण उद्योग क्या है? तो इसके जो है, इसका भी जो है परिभाषा है, इसको भी नोट करने की आवश्यकता है। विनिर्माण उद्योग है, विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त कच्चे पदार्थों को पदार्थों को शारीरिक एवं अथवा यांत्रिक शक्ति
यांत्रिक शक्ति द्वारा पूर्व निर्धारित एवं नियंत्रित प्रक्रिया नियंत्रित प्रक्रिया की सहायता से किसी वांछित रूप आकार अथवा विशिष्ट गुण वाली वस्तुओं में हमें परिवर्तित किया जाना है। परिवर्तित किए जाने से देखो बच्चे, विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त कच्चे पदार्थों को शारीरिक अथवा यांत्रिक शक्ति द्वारा पूर्व निर्धारित एवं नियंत्रित प्रक्रिया की सहायता से किसी वांछित रूप, आकार अथवा विशिष्ट गुण वाली वस्तुओं में परिवर्तित किए जाने से। तो हमें ऐसे इसको नोट करना है सबको। ये इस तरह से विनिर्माण उद्योग की जो है परिभाषा है, और ये परिभाषा कभी-कभी परीक्षा में आते भी हैं। तो विनिर्माण उद्योग क्या है? विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त कच्चे पदार्थों को शारीरिक अथवा यांत्रिक शक्ति द्वारा पूर्व निर्धारित एवं नियंत्रित प्रक्रिया की सहायता से किसी वांछित रूप, आकार अथवा विशिष्ट गुण वाली वस्तुओं में परिवर्तित किए जाने से है। उसे हम क्या कहते हैं? विनिर्माण उद्योग के नाम से जानते हैं। अब विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए या उसके विकास के लिए कौन कौन से कारक जो हैं, कौन कौन से आवश्यक अनुकूल दशाएं, अनुकूल कारक जो हैं उत्तरदायी होते हैं। पहले तो इसको नोट करना है, फिर आगे बढ़ना है कि विनिर्माण उद्योग की स्थापना एवं विकास हेतु कौन कौन से अनुकूल कारक या दशाएं इसे प्रभावित करते हैं। इसको नोट कर लिया? सभी बच्चे नोट करो। फिर से एक बार देख लें। विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त कच्चे पदार्थों को शारीरिक अथवा यांत्रिक शक्ति द्वारा पूर्व निर्धारित एवं नियंत्रित प्रक्रिया की सहायता से किसी वांछित रूप, आकार अथवा विशिष्ट गुण वाली वस्तुओं में परिवर्तित किए जाने से है।
ठीक है। अब है विनिर्माण उद्योग, इसको मिटा देते हैं। अब है विनिर्माण उद्योग की स्थापना विनिर्माण उद्योग की स्थापना एवं विकास हेतु अनुकूल भौगोलिक या अनुकूल आवश्यक अनुकूल दशाएं अथवा कारक हेतु आवश्यक है अनुकूल दशाएं अथवा कारक। विनिर्माण उद्योग की स्थापना एवं विकास हेतु आवश्यक अनुकूल दशाएं अथवा कारक, अनुकूल दशाएं अथवा कारक। ठीक है। अब देखिए, किसी भी उद्योग की स्थापना एवं विकास हेतु आवश्यक अनुकूल जो है वह दशाएं, अनुकूल भौगोलिक आर्थिक दशाएं होना आवश्यक है। तो विनिर्माण उद्योग की स्थापना एवं विकास हेतु आवश्यक अनुकूल दशाएं अथवा कारक जो है वह क्या क्या है? तो सबसे पहला जो है कारक जो है, एक होता है भौगोलिक कारक। पहला जो है इसके दो, ये क्या होता है? भौगोलिक के कारक। पहला क्या है? भौगोलिक कारक, और दूसरा है आर्थिक कारक। भौगोलिक के कारक और दूसरा होता है, दूसरा अगर देखें तो आर्थिक कारक। आर्थिक कारक, ये दो कारक थे किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए। ये दोनों कारक, खास करके भौगोलिक कारक और आर्थिक कारक, ये दोनों कारकों का विशेष महत्व है। जितना भौगोलिक कारक का महत्व है, ठीक अभी वर्तमान में जो है उससे भी कम आर्थिक कारक का महत्व ऐसा नहीं है जो कम है। यानी दोनों कारक किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए इन अनुकूल दशा होने पर ही निर्भर करता है। अब है विनिर्माण उद्योग की देखा जाए तो सबसे पहला कारक क्या है इसके अंतर्गत? कच्चे, पहला क्या है? कच्चे पदार्थों की उपलब्धता। पहला क्या है? कच्चे पदार्थों की उपलब्धता। तो इसमें अगर हम देखें, पहला क्या है? कच्चे उपलब्धता। यह पहला देखा जाए कच्चे पदार्थों की उपलब्धता। भौगोलिक कारक के अंतर्गत सबसे पहला जो है क्या होना चाहिए? किसी उद्योग के लिए कच्चा माल का होना आवश्यक है।
तो कच्चे माल की उपलब्धता, जब तक कच्चा माल नहीं होगा तब तक उद्योग की जो है स्थापना करना संभव नहीं है। तो इस तरह से कच्चे माल की उपलब्धता, कच्चा माल देखा जाए तो प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं द्वारा जो प्राप्त जिस पदार्थ को परिष्कृत अथवा उसके रूप को जो रूप और गुण में परिवर्तन करके एक मूल्यवान वस्तु बनाया जाता है, तो जिस पदार्थ से बनाया जाता है उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, वह उस उद्योग का कच्चा माल कहते हैं। उस उद्योग का क्या कहते हैं, कच्चा माल कहते हैं। यानी कच्चा माल क्या है, प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त जिस पदार्थ को हम परिष्कृत या उसको परिष्कृत कर यांत्रिक शक्तियों द्वारा या शारीरिक शक्तियों द्वारा परिष्कृत कर जो है उसे गुणवान या उसका रूप परिवर्तन कर बहुत उपयोगी बनाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जिस पदार्थ से बनाया जाता है उस पदार्थ को हम कच्चे माल के नाम से जानते हैं। अब यह है कि विनिर्माण उद्योग की स्थापना में देखा जाए तो कच्चे पदार्थों की उपलब्धता महत्वपूर्ण तो होती ही है, लेकिन ये कच्चे पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। ये कच्चे पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कच्चे पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। इसको मिटा देता हूं। अब है भौगोलिक कारक। अब भौगोलिक कारक में पहला जो आता है नाम, कच्चे पदार्थों की उपलब्धता। ये किसी कच्चे पदार्थों की उपलब्धता। विनिर्माण उद्योग में कच्चे पदार्थों की उपलब्धता होना तो अनिवार्य है ही। अब यह कच्चे पदार्थ जो हैं वह दो प्रकार के होते हैं। ये कच्चे पदार्थ कितने हुए, दो प्रकार के होते हैं। कच्चे पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जो सर्वव्यापी पदार्थ, एक क्या होता है, सर्वव्यापी पदार्थ। सर्वव्यापी पदार्थ। और दूसरा कच्चे माल जो होता है वो होता है सर्वव्यापी पदार्थ के बाद जो दूसरा है वो स्थानिक पदार्थ। वो क्या होता है, स्थानिक पदार्थ। सर्वव्यापी पदार्थ ऐसा कच्चा माल, ऐसा किसी भी उद्योग का कच्चा माल जो सभी जगह जो है वह समान रूप से मिल जाता है। सभी जगह सर्वव्यापी पदार्थ सभी स्थानों पर समान रूप से मिल जाता है। समान रूप से क्या मिलता है, सभी समान रूप से मिल जाता है और उनका मूल्य सभी स्थानों पर लगभग जो है वह समान ही होते हैं। ऐसे कच्चा पदार्थ को हम सर्वव्यापी कच्चा पदार्थ के नाम से जानते हैं। ये सर्वव्यापी होते हैं। स्थानिक पदार्थ जो होते हैं, दूसरा क्या है, स्थानिक पदार्थ। स्थानिक पदार्थ जो है वह सर्वत्र नहीं प्राप्त होते हैं। स्थानिक कच्चा पदार्थ जो है वह किसी क्षेत्र विशेष में ही पाए जाते हैं। फिर से समझने की कोशिश करो, कच्चे पदार्थों की उपलब्धता जो है किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए सबसे पहला जो है भौगोलिक कारक के रूप में है, क्योंकि बिना कच्चे पदार्थ से, बिना कच्चे माल से, कच्चे पदार्थ से किसी भी उद्योग की स्थापना करना संभव नहीं है। ठीक है, तो ये कच्चे पदार्थ जो हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सर्वव्यापी पदार्थ और एक होता है स्थानिक पदार्थ। सर्वव्यापी पदार्थ ऐसा होता है
जो सभी जगह समान रूप से मिलता है और उसके मूल्य में कोई खास अंतर नहीं होता, वो सब जगह मिल जाता है। और दूसरा होता है अस्थानिक पदार्थ। दूसरा क्या होता है? अस्थानिक पदार्थ। अस्थानिक पदार्थ किसी क्षेत्र विशेष में ही पाए जाते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में ही पाए जाते हैं, और ये सर्वत्र देखा जाए तो ये सर्वत्र नहीं देखने को, सर्वत्र नहीं मिलने को सर्वत्र नहीं मिलते हैं। अस्थानिक पदार्थ किसी उद्योग के स्थापना को सबसे अधिक क्या करते हैं? वह प्रभाव डालते हैं, क्योंकि सर्वव्यापी जो पदार्थ है वो तो सब जगह मिलते हैं, लेकिन अस्थानिक पदार्थ जो है सर्व जगह नहीं मिलते, किसी खास क्षेत्र में ही मिलते हैं, किसी खास स्थान में ही मिलते हैं, ये सर्वत्र नहीं होते हैं। अतः हम उद्योग के कच्चे माल की दृष्टि से देखें तो ये अस्थानिक पदार्थ जो है इसकी महत्ता अधिक है, क्योंकि अस्थानिक पदार्थ जो है किसी भी उद्योग की स्थापना को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं, सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। अगर हम इसको देखें, इसकी परिभाषा देखें तो सर्वव्यापी पदार्थ, सर्वव्यापी पदार्थ, सर्वव्यापी पदार्थ का होगा ऐसा पदार्थ अथवा कच्चा माल जो सर्वत्र समान रूप से पाया जाता है और उसके मूल्य में भी लगभग समानता रहती है, और उसके मूल्य में भी लगभग समानता देखने को मिलती है। ऐसा पदार्थ अथवा कच्चा माल जो सर्वत्र समान रूप से पाया जाता है और उसके मूल्य में भी लगभग समानता देखने को मिलती है, उसे हम सर्वव्यापी पदार्थ के नाम से जानते हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं? सर्वव्यापी पदार्थ के नाम से जानते हैं। अब दूसरा जो है इसमें, इसको नोट कर लें, दूसरा है अस्थानिक पदार्थ। दूसरा है अस्थानिक पदार्थ। ऐसे पदार्थ सर्वत्र नहीं मिलते हैं। यह किसी खास स्थान विशेष में ही
मिलते हैं। अतएव किसी भी उद्योग को प्रभावित करने में, किसी भी उद्योग को प्रभावित करने में स्थानीय पदार्थ का विशेष महत्व रहता है। विशेष महत्व स्थानीय पदार्थ ऐसे पदार्थ सर्वत्र नहीं मिलते हैं या किसी खास स्थान विशेष में मिलते हैं। अतः किसी भी उद्योग को प्रभावित करने में स्थानीय पदार्थ का विशेष महत्व होता है। क्या है स्थानीय पदार्थ का? किसी भी उद्योग को प्रभावित करने में जो है विशेष महत्व रखता है। अब है गुण के आधार पर कच्चे माल को, कच्चे पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। इसको नोट कर लें। गुण के आधार पर कच्चे माल को गुण के आधार पर कच्चे पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। पहले गुण के आधार पर, पहला है दो भागों में। पहला क्या है? गुण के आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है मिश्रित पदार्थ। पहला क्या है? शुद्ध पदार्थ। ऐसा पदार्थ, ऐसा कच्चा माल, किसी भी उद्योग का ऐसा कच्चा माल जिसके जितने भी कच्चा माल होते हैं उतने ही जो है उसका तैयार माल का उत्पादन होता है। ऐसे कच्चे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? शुद्ध कच्चा पदार्थ के नाम से जानते हैं। ऐसा पदार्थ जो कच्चा माल में जितना उसका वजन होता है, तैयार में भी उतना ही वजन हो, तो ऐसे कच्चे माल को हम क्या कहते हैं? शुद्ध कच्चे पदार्थ को हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थों का वजन जो है वह उत्पादन प्रक्रिया में कम नहीं होता। मिला जुला करके हम कहते हैं तो शुद्ध पदार्थों के वजन उत्पादित प्रक्रिया के बाद उसके कम नहीं होता। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो शुद्ध पदार्थ क्या है? कॉटन है। क्या है? कॉटन है। कपास से सूत बनाना और सूत से कपड़े बनाना, इसमें जितने जो है कच्चे माल होते हैं, तैयार माल भी उतना ही होता है। जितना कच्चा पदार्थ होता है उत्पादित पदार्थ भी उतना ही होता है, उसमें वजन की कमी नहीं होती। खास करके कपास से सूत अथवा सूत से कपड़ा। कपास से क्या करना है? ये शुद्ध पदार्थ क्या है? कपास से सूत अथवा सूत से क्या? कपड़ा। ये जो है ये शुद्ध पदार्थ,
ये क्या है? शुद्ध पदार्थ है। यानी जितना जो है कच्चा पदार्थ है किसी उद्योग का कच्चा पदार्थ, कॉटन इंडस्ट्री का कच्चा पदार्थ क्या है? कपास। तो कपास जितना वजन में रहेगा उतना ही वजन में जो है धागा भी, सूत भी उतने ही वजन में जो है वह बनेगा। फिर उसके बाद धागा जितना बनेगा उतना ही जो है कपड़े। तो इस तरह से जो है शुद्ध पदार्थ में कपास से सूत अथवा सूत से कपड़ा जो है तैयार करना, इस तरह के उद्योग का जो है कच्चा पदार्थ जो होते हैं उसको हम शुद्ध पदार्थ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शुद्ध पदार्थ से। इसके वजन में किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। दूसरा क्या है? दूसरा है मिश्रित पदार्थ। मिश्रित पदार्थ। अब मिश्रित पदार्थ किसी भी उद्योग के कच्चे माल अगर मिश्रित होते हैं तो उसको तैयार करने के बाद उसके वजन में कमी आती है। उसके क्या आती है? वजन में कमी आती है। मिश्रित पदार्थों का वजन उत्पादन प्रक्रिया में कम हो जाता है। मिश्रित पदार्थों का वजन मिश्रित पदार्थों का वजन उत्पादित प्रक्रिया में क्या हो जाता है? उत्पादित वजन उत्पादन प्रक्रिया में कम हो जाता है। उत्पादन प्रक्रिया में कम हो जाता है। तो इस तरह से देखो, शुद्ध पदार्थ ऐसा पदार्थ जिसमें जो है उत्पादन प्रक्रिया में वजन कम नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ उदाहरण के रूप में अगर देखें तो कपास से सूत अथवा सूत से कपड़ा, ये जो है शुद्ध पदार्थ है। दूसरा क्या है? मिश्रित पदार्थ। मिश्रित पदार्थ में क्या होता है? मिश्रित पदार्थों का वजन उत्पादन प्रक्रिया में कम हो जाता है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो कच्चा लोहा ये देखा जाए, या बॉक्साइट से एल्युमिनियम, है ना, बॉक्साइट से एल्युमिनियम है, लोहा से इस्पात है। जैसे लोह अयस्क से इस्पात एवं बॉक्साइट से एल्युमिनियम। जैसे लोहा से इस्पात तथा बॉक्साइट से एल्युमिनियम। बॉक्साइट से क्या है? एल्युमिनियम। ये जो है वह इसमें इस्पात तैयार करने में जो कच्चा लोहा आयरन ओर का जो यूज होता है उससे जो है इस्पात बनता है। तो उसमें काफी जो है उसके तैयार माल इस्पात बनाने में काफी जो है इसका वजन जो है कम हो जाते हैं। यानी ये है मिश्रित पदार्थ। इसमें क्या होता है? पदार्थों का वजन उत्पादन प्रक्रिया में क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम देखें तो जब हम एल्युमिनियम तैयार करते हैं तो एल्युमिनियम का जो है अयस्क क्या है? बॉक्साइट है। तो बॉक्साइट से जब एल्युमिनियम हम तैयार करते हैं तो उसके उत्पादन प्रक्रिया में वजन जो है वह कम हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कच्चे पदार्थों को, जो कच्चा पदार्थ भौगोलिक कारकों में सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी उद्योग के लिए, इन कच्चे पदार्थों को हम देखें तो स्थान विशेष से देखें तो ये दो प्रकार के होते हैं। जैसे
सर्वव्यापी कच्चा पदार्थ और स्थानीय पदार्थ। अगर हम उसको क्या कहते हैं, कच्चे पदार्थ के दो प्रकार अगर देखें, कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सर्वव्यापी कच्चा पदार्थ और स्थानीय कच्चा पदार्थ। अगर हम उसको देखें, गुण के आधार पर कच्चे पदार्थ को देखें, बांटने की कोशिश करें, तो गुण के आधार पर भी कच्चे पदार्थों को जो है कितने दो भागों में बांटा गया है। पहला है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है मिश्रित पदार्थ। शुद्ध पदार्थ वो होते हैं जिसके कच्चा पदार्थ के उत्पादन प्रक्रिया में वजन कम नहीं होते, ऐसे जो है शुद्ध पदार्थ होते हैं। जैसे कपास से सूत, सूत से कपड़ा, इसमें वजन कम होने की सवालें नहीं होती। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो मिश्रित पदार्थ, मिश्रित पदार्थ में क्या होता है, तो उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन जो है वह काफी कम हो जाता है। जैसे लोहा या आयरन ओर से आयरन स्टील जो है इस्पात तैयार करना, इतना ही नहीं, जैसे बॉक्साइट से एल्युमिनियम को तैयार करना, इसमें जो है उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन जो है वह कम हो जाते हैं। ठीक है, यहां तक समझ गए। नेक्स्ट जो है आगे हम दूसरी क्लास में और डिटेल में इसको समझाने की कोशिश करेंगे। इस सब को जो है नोट कर लो। नोट करने के बाद जो है एक बार पुनः जो है घर पर पढ़ने की कोशिश करना, और जो भी समझ में नहीं आया हो वो अगले क्लास में जरूर बताना। ठीक है, ओके, धन्यवाद।